ये कहानी है एक ऐसी विद्यालय अध्यापिका की जो अचानक गर्भवती हो जाती है, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उसका पति कभी पिता बन ही नहीं सकता था। इसलिए वह अध्यापिका सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया। छानबीन करने पर उसे जो पता चलता है वो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। तो चलिए जानते हैं आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या वह ये जानने के बाद अपना प्रतिशोध ले पाई या नहीं। तो कहानी की शुरुआत में हम मंजू नाम की एक युवती को देखते हैं जो अपने कमरे में शीशे के सामने स्वयं को देख रही होती है। उसे देखकर लग रहा था कि वह थोड़ी परेशान है क्योंकि अगले दिन उसके साथ कुछ घटना हुई थी और वह क्या थी वो हमें आगे कहानी में पता चल जाएगा। उसके बाद हम मंजू के पति सुजीत को देखते हैं जो एक अस्पताल में पुरुष कंपाउंडर का कार्य करता है। तभी सुजीत की नजर मंजू के कान के बालियों पर जाती है जो गायब होती है। उसके पूछने पर मंजू उसे बताती है कि उसने कहीं पर रखी होगी। उसके बाद सुजीत अस्पताल चला जाता है और उसके जाने के बाद मंजू फिर से शीशे के सामने आती है और अपनी बाहों पर कुछ चोटों के निशान देखती है और उन्हें देखकर वह फिर से दुखी हो जाती है। उधर अस्पताल में सुजीत अपने मित्र केविन से बात कर रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि सुजीत की शादी को 4 वर्ष हो चुके हैं और कुछ जटिलताओं की वजह से मंजू के बच्चे नहीं हो रहे थे और इसी वजह से सुजीत बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसे बच्चों से बहुत स्नेह था और इसीलिए वे लोग चिकित्सक के पास नियमित जांच के लिए भी जाते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने सिपाही के साथ एक नीतू नाम की बच्ची से मिलने आता है। दरअसल नीतू 10 वर्ष की एक छोटी सी बालिका थी और उसके साथ उसकी इमारत के पर्यवेक्षक ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया था। अर्थात नीतू को उसने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था और इसलिए उसके माता पिता ने उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी की थी। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने सिपाही से उनकी शिकायत को पढ़ने के लिए कहता है जिसमें पुलिस वालों ने बहुत ही अश्लील तरीके से उसे शिकायत को लिखा था जिसे पढ़ने से नीतू की इज्जत और भी खराब हो रही थी और इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर नीतू के माता पिता से कहता है कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें वरना अदालत के चक्कर में उसकी बेटी की इज्जत इतनी अधिक खराब हो जाएगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी और इसी डर की वजह से वे लोग अपनी शिकायत को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर पुलिस की मानसिकता के बारे में हमें पता चलता है कि वे लोग बलात्कार पीड़ितों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। अब ये सारी बातें बाहर खड़ा सुजीत सुन लेता है और इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर उसे धमकाता है कि अगर ये बात उसने किसी को भी बताई तो वो उसे किसी झूठे मामले में अंदर डाल देंगे। यहाँ डर के मारे सुजीत भी उस पुलिस अधिकारी से कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं सुना। अगले दिन मंजू अपने विद्यालय आती है जहाँ पर खेल क्लब की चाबियां देते हुए वॉचमैन कहता है कि कल शाम को आप बहुत उदास लग रही थी। उसके बाद मंजू अंदर जाकर अपने कान के बालियों को ढूंढने लगती है और कुछ देर ढूंढने पर उसे वो मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर मंजू की सहेली गीता आ जाती है। मंजू उसे बताती है कि वो और सुजीत कुछ दिनों के लिए कल्याणी द्वीप जा रही है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और सुजीत का कहना है कि वहाँ की देवी की पूजा करने पर उन्हें अपने बच्चे की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद वे लोग कल्याणी द्वीप पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम सुजीत की माँ कल्याणी को देख पाते हैं जो बहुत सख्त किस्म की महिला थी और कई वर्षों से अपने उस द्वीप को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी। एक तरह से लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर एक अलग तरह का नियमन स्थापित कर दिया था और इसलिए उनका बहुत नाम भी था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और वो दोनों अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होते हैं पर एक दिन मंजू को पता चलता है कि वो गर्भवती है और ये देखकर वो एकदम से बहुत दुखी हो जाती है और जब वो इस बारे में गीता को बताती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि मंजू और सुजीत की इतने वर्षों की इच्छा पूरी हो रही थी। और जब उसने मंजू से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो उस घटना को अभी तक भूल नहीं पाई जो उसके साथ हुई थी और इसीलिए वो अब सब कुछ स्पष्ट करना चाहती है, तभी उसे सुकून मिलेगा। अब रात को मंजू अपने स्मार्टफोन में कुछ देख रही होती है कि तभी सुजीत वहाँ पर आ जाता है और वो कैलेंडर देखकर पूछता है कि क्या उसे मासिक धर्म हुआ है, पर इसके बारे में मंजू उसे कुछ भी नहीं बताती है। सुजीत बहुत प्रसन्न था कि मंजू इस बार अवश्य ही गर्भवती होगी, पर मंजू अपनी गर्भावस्था के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और उसके बाद वो अपने फोन में कोलम टीचर सेक्स वीडियो खोजने लगती है। पर तभी सुजीत उसे सोने के लिए कहता है और वो फोन बंद करके वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन सुजीत केविन के साथ अपने घर पर शराब पी रहा होता है, पर उसे मंजू के आने का भी डर होता है। इस पर केविन उससे कहता है कि उसे अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। जिस पर सुजीत उसे बताता है कि नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी केविन सुजीत से सिगरेट लाने के लिए कहता है और सुजीत अपने कमरे में आकर सिगरेट ढूंढने लगता है और तभी उसे मंजू के गर्भावस्था की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रात को मंजू से पूछता है कि क्या उसे कोई बात कहनी है, पर मंजू परेशान होती है, इसीलिए उसे चुपचाप सोने के लिए बोल देती है। यहाँ सुजीत को लगता है कि शायद मंजू उसे बाद में आश्चर्य देना चाहती होगी, इसलिए अभी तक उसने उसे नहीं बताया है। अब अगले दिन मंजू फेसबुक पर संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है और सुजीत से कहती है कि कल वो अपनी माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये शादी उसके गांव के पास एक शहर में ही हो रही थी और संदीप मंजू का ही एक विद्यार्थी था, इसलिए वो इंटरनेट के माध्यम से संदीप के घर पहुंच जाती है जहां पर शादी की तैयारी चल रही होती है। वहां पर संदीप मंजू को देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी कोई संदीप के भाई अखिल पर एसिड फेंक कर चला जाता है, जो उसके ऊपर नहीं गिरकर उसके कान के पास गिरता है और ये उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके ऊपर फेंका था क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा था और इसलिए वो सब लोग अखिल को लेकर अस्पताल आते हैं, जहाँ काफी देर हो जाने की वजह से संदीप मंजू को छोड़ने बस स्टैंड तक जाता है। रास्ते में मंजू संदीप के मित्रों के बारे में उससे पूछती है तो संदीप उससे बताता है कि कॉलेज के बाद वो सब अलग अलग जाकर बस गए। अब उसके बाद बस स्टैंड पहुंचने के बाद मंजू अपने बैग को संदीप की कार में ही छोड़कर बस देखने के लिए अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर अपना बैग ले जाती है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उस बैग में अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके चली गई थी। अब जब बस में बैठने के बाद मंजू उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है कि संदीप अपनी एक मित्र मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि उन्होंने अध्यापिका के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में वो इतने महीनों के बाद जांच कर रही है, इससे उनके खसने के अवसर है और जिसने मंजू के साथ दुर्व्यवहार किया था वो मित्र इस समय कोच्चि में था और उसका नाम नवीन था। तब मार्टिन संदीप से कहता है कि उनके पास अध्यापिका के फोटो और वीडियो है, इसलिए वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब ये सुनने के बाद मंजू बुरी तरह से रोने लगती है और फेसबुक पर कोच्चि वाले मित्र नवीन के बारे में खोज करती है। वो इस समय कोच्चि में खाना डिलीवरी का कार्य करता था। अपनी माँ के घर आने के बाद मंजू इस घटना के बारे में अपनी बहन धनिया को भी बता देती है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है और मंजू को हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। उधर सुजीत अपनी डॉक्टर के पास आता है, जहाँ पर डॉक्टर सुजीत को बताती है कि मंजू अपने बच्चे का गर्भपात करना चाहती है और ये बात सुनकर सुजीत एकदम से सदमे में आ जाता है क्योंकि इतने वर्षों बाद तो उन्हें बच्चा हो रहा था और मंजू उसे भी गर्भपात करना चाहती थी। उधर मंजू अपने पिता के मित्र से जाकर मिलती है, जो अपने पिता की तरह ही पहाड़ों पर बम बनाने का काम करते थे और 18 वर्ष पहले उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। अब वहाँ से घर आने के बाद सुजीत मंजू से उसकी गर्भावस्था के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि वो अपने बच्चे का गर्भपात क्यों करना चाहती है। तब मंजू उसे सब कुछ बता देती है और हमें उस घटना के बारे में दिखाया जाता है जो मंजू के साथ हुआ था और उसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान भी थी। दरअसल कुछ महीने पहले एथलेटिक मीट होने वाली, जहाँ पर विवेकानंद विद्यालय के कुछ लड़के मंजू के खेल क्लब के हॉल में आनंद ले रहे, तो मंजू ने उनसे वहाँ से जाने के लिए कहा। तब उन लड़कों ने मंजू को एक टॉफी खाने को दी जिसमें नशीली दवा मिला हुआ था और उस टॉफी को खाने के बाद मंजू चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद नवीन और उसके मित्र ने मंजू के साथ बलात्कार किया और उसकी वीडियो बना ली। जब मंजू को होश आया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसे उस समय पूरी तरह होश भी नहीं था, इसीलिए वो अपने घर आ गई और ये वही दिन था जब शुरुआत में हमने मंजू को शीशे के सामने देखा था। उसके शरीर पर उन लड़कों ने बहुत से घाव दे दिए थे, जिसे सुनकर सुजीत उस पर क्रोध करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो तू अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है और इस तरह से वो उससे बहुत बुरा भला कहकर अस्पताल चला जाता है, जहाँ पर वो सारी बात केविन को बता देता है और इसे सुनकर केविन उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो अपनी पत्नी को इतनी छूट ना दे। वो सुजीत को उस बच्चे का गर्भपात करने की सलाह देता है ताकि समाज के लोग उस पर उंगली न उठाएं, पर सुजीत केविन से कहता है कि वही मंजू से इस बारे में बात करे। अगले दिन केविन मंजू के पास आता है। उस समय सुजीत की माँ भी वहाँ पर आई हुई थी, इसलिए सुजीत अपनी माँ को अंदर ले जाता है और केविन मंजू को ही दोष देने लगता है जो भी उसके साथ हुआ था उसके लिए, और उसे गर्भपात करने के लिए भी कहता है। इस पर मंजू क्रोधित हो जाती है
और केविन को वहाँ से भगा देती है। रात को मंजू सुजीत से कहती है कि केविन उसका पति नहीं है, तुम हो, इसलिए उसे जो कुछ भी कहना था वो खुद आकर कहना चाहिए था। इससे सुजीत को भी अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होता है और वो मंजू का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसलिए मंजू के कहने पर वो दोनों नेट से पुलिस शिकायत करने के लिए जाते हैं। पर अंदर जाने से पहले सुजीत मंजू को समझाता है कि पुलिस वाले उससे बहुत गंदे गंदे प्रश्न करेंगे और इसकी वजह से उनकी हर जगह बदनामी भी होगी और फिर उसकी बहन धनिया की भी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर मंजू समझ चुकी होती है कि सुजीत उसका साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कल्याणी उसे समझाती है कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी और अपने दुश्मनों को दंड देना होगा। इसलिए अगले दिन मंजू सुजीत को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है और जब सुजीत कल्याणी से पूछता है कि उन्होंने मंजू को क्यों जाने दिया, तो वो सुजीत पर क्रोधित होती है और कहती है कि उसे उसकी इस हालत में उसके साथ होना चाहिए था, पर समाज के डर से उसने उसका साथ नहीं दिया और फिर वो भी वहाँ से क्रोध में अपने द्वीप पर चली जाती है। उधर मंजू अस्पताल आती है, जहाँ पर उसे सुजीत का कॉल आता है। उधर जब सुजीत अपने अस्पताल आता है तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि केविन ने उसे मंजू के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और ये सुनकर सुजीत गुस्से में केविन को मारने लगता है, क्योंकि उसने विश्वास करके उसे ये सब बताया था और उसने ही उसका मजाक बना दिया। दूसरी तरफ एक अमजद नाम का लड़का मंजू के पास आता है और उसे बताता है कि उसके पिता बुरे इंसान नहीं थे। दरअसल कई साल पहले अमजद के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वो गुंडे बन चुके थे और इसीलिए मंजू उनसे नफरत करती थी, जबकि उससे पहले मंजू को उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाई थी और वो उनकी शिष्या थी। वहाँ पर अमजद मंजू को बताता है कि उन्होंने कुछ कमजोर लोगों की सहायता के लिए हथियार उठाए थे, इसीलिए वो अच्छे आदमी हैं। ये सुनकर मंजू अमजद और उसके पिता को क्षमा कर देती है। अब वहाँ पर अमजद मंजू को कोच्चि के पिता का दिया हुआ एक बंदूक देकर जाता है, जो उन्होंने मंजू को देने के लिए अमजद से कहा था। उसके बाद मंजू को एक पुलिस वाले जिसका नाम रॉय था उससे पता चलता है कि इस समय नवीन कोच्चि में है और इसलिए मंजू कोच्चि जाकर नवीन से मिलती है और उसे ऐसे बात करती है कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। वहाँ पर उसे अपना नंबर देकर भी जाती है और शाम को कॉल करने के लिए कहती है। अब इस तरह से नवीन से मंजू की बातचीत होने लगती है और वो उसे अगले दिन मिलने के लिए एक लॉज में बुलाती है। उसके बाद रॉय मंजू को बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और तब से ही उसकी परवरिश कल्याणी मैडम ने की थी और इसीलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल कल्याणी ने ही रॉय से मंजू की सहायता करने के लिए कहा था। उनकी योजना थी कि वो अगले दिन नवीन को लॉज में बुलाएंगे और वहाँ पर उसे मार देंगे। दूसरी तरफ सुजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो मंजू से बात करने का प्रयास करता है, पर मंजू उसका फोन ही नहीं उठाती है। अब आगे रॉय को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो अपने वरिष्ठ के साथ चला जाता है और मंजू को अकेले ही नवीन से मिलने जाना पड़ता है। ये लॉज एक तरह का ओयो होटल था, जहाँ पर बहुत सारे जोड़े मिलने के लिए आया करते हैं। वहाँ पर पहुंचकर मंजू नवीन के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर नवीन मंजू के करीब आने लगता है, जो मंजू को बहुत अजीब लगता है, पर फिर भी वो चुप रहती है। पर थोड़ी देर बाद नवीन मंजू को नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर नवीन के तीनों मित्र भी आ जाते हैं, जिसमें संदीप भी शामिल होता है। वो लोग मंजू को बताते हैं कि वो लोग जानते हैं मंजू उनका पीछा कर रही है और तब संदीप मंजू से कहता है कि उनके पास उसकी सारी वीडियो है, जिन्हें वो अभी अश्लील वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए मंजू उन्हें मना करने लगती है और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मंजू वहाँ से जाने की बजाय दरवाजे को बंद कर देती है और एक एक करके सारे लड़कों को मारना शुरू करती है, क्योंकि मंजू मार्शल आर्ट जानती थी। वो अमजद के पिता के दिए हुए हथियार से उन सबको पीटना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो उन्हें बुरी तरह से मार कर घायल कर देती है और जब संदीप और मार्टिन वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं तो रॉय वहाँ आकर उन दोनों को मारने लगता है और काफी देर मारने के बाद मंजू नवीन के सामान पर बम रखकर उसे उड़ा देती है और इस तरह से वो अपना प्रतिशोध पूरा कर लेती है, क्योंकि एक अध्यापिका हमेशा एक अध्यापिका ही होती है। उस पर सुजीत मंजू से मिलकर क्षमा मांगता है, पर मंजू उससे अलग होकर अकेले अपना जीवन जीने का निर्णय कर लेती है, क्योंकि जब सुजीत की उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी तब वो उसके साथ नहीं था, तब वो अकेली ही थी और इसलिए आगे भी वो अकेले ही रहना चाहती है। साथ ही वो सुजीत को बताती है कि उसने अपने बच्चे का गर्भपात नहीं कराया था और अब वो उसके सहारे ही जी लेगी और इसी के साथ इस कहानी का भी अंत हो जाता है। मुझे लगता है कि वो बच्चा सुजीत का ही था, इसीलिए ही उसने गर्भपात नहीं कराया था। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी टिप्पणी करके अवश्य बताना। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।